थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है सन 1994 की कल्ट क्लासिक मूवी पल्प फिक्शन। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के किसी शहर में एक डाइनर से, जहां हम एक कपल को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं जिनके नाम है पंपकिन और हनी बन। ये दोनों ही अनएम्प्लॉयड हैं और रॉबरीज करते हैं, जहां पंपकिन हनी बन से कहता है कि हमें किसी बैंक को लूटना चाहिए, पर वो उसे किसी लिकर शॉप को लूटने का आइडिया देती है। पर फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं ये दोनों इसी डाइनर के कैश रजिस्टर और यहाँ बैठे सारे कस्टमर्स को लूटेंगे, जो ज्यादा इजी होगा। और दोनों एक दूसरे को किस करके अपने हथियार निकालते हैं और चिल्लाते हुए अनाउंस करते हैं कि ये एक रॉबरी है और कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पर यहाँ से एक कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है और हमें आज सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम दो शूटर्स को अपनी कार में देखते हैं जिनके नाम है विंसेंट और जूल्स, जो शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर वॉलेस के लिए काम करते हैं। और ये दोनों वॉलेस का कुछ खास सामान लेने कहीं जा रहे हैं। इन्हें ये पता होता है कि वॉलेस का सामान किसी खास ब्रीफकेस में कुछ लड़कों के पास है और ये दोनों उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ वो लड़के होते हैं। मार्विन नाम का एक ब्लैक लड़का इन दोनों के लिए दरवाजा खोलता है और अंदर आने के बाद हम जूल्स के पागलपन को विटनेस करते हैं, जो उन लड़कों से मजाक में क्वेश्चंस पूछता है और सडनली सीरियस होके उन पे नाराज हो जाता है। और विंसेंट वॉलेस के उस ब्रीफकेस को ढूंढ निकालता है, जिसे खोलने पर उसे उसके अंदर से एक लाइट आती नजर आती है। इसके बाद जूल्स वहां मौजूद लड़कों को शूट करता है और पीछे से विंसेंट भी गोलियां चलाता है और मार्विन को छोड़ के ये लोग उस रूम में मौजूद सभी को सेकंड्स में मार डालते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये दोनों इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं करते और किसी को भी कभी भी मार सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वॉलेस नाम के उस गैंगस्टर को देखते हैं जो अपने बेस्ट बॉक्सर बुच के साथ एक बार में बैठा है। बुच शहर का एक फेमस बॉक्सर होता है जो अपनी फाइट्स कभी नहीं हारता, इसलिए सब उस पे पैसे लगाते हैं। पर वॉलेस उससे कहता है कि कल रात मैंने तेरे ओपोनेंट पे लाखों डॉलर्स लगाए हैं, इसलिए सबको शॉक करते हुए कल की फाइट तुझे हारनी पड़ेगी। जो सुन के बुच खुश नहीं होता और तभी जूल्स और विंसेंट वॉलेस का वो ब्रीफकेस लेके उसके बार में आते हैं। इन दोनों ने किसी के पुराने कपड़े पहने होते हैं और ये दोनों अपने उन ब्लैक सूट्स में नहीं होते जिसमें हमने इन्हें थोड़ी देर पहले देखा था, जिसका मतलब उस अपार्टमेंट बिल्डिंग से ब्रीफकेस को यहाँ लाने तक जरूर इनके साथ कुछ हुआ है, जो हम आगे देखेंगे। बार में ये ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और जूल्स वॉलेस को उसका ब्रीफकेस देने जाता है और बुच उसकी सीट पे आके बैठ जाता है। बुच का मूड खराब होता है और उसकी विंसेंट से बहस होने लगती है, जहां दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं और विंसेंट बुच को इंसल्ट करने के बाद कहता है कि कभी मौका मिला तो मैं तुझे जरूर शूट करूंगा। जिसके बाद विंसेंट अपने बॉस वॉलेस से मिलता है, जो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता है और बुच नोटिस करता है कि विंसेंट वॉलेस का एक ट्रस्टेड और खास आदमी है। वॉलेस विंसेंट से कहता है कि आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और घर पर मेरी वाइफ मिया अकेली है, जो हर शाम बाहर पार्टी करने जाती है और मैं चाहता हूँ कि आज मेरी एब्सेंस में तू उसके साथ बाहर जाए और तेरा काम उसे एंटरटेन करना और सेफ रखना होगा। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और विंसेंट इस काम के लिए मान जाता है। पर वॉलेस की वाइफ के पास जाने से पहले वो अपने ड्रग डीलर लैंस के पास जाता है, जो उसे प्योर फॉर्म की ढेर सारी हेरोइन देता है और उसे अपनी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करने के बाद विंसेंट को बढ़िया नशा होने लगता है और वो बाकी हेरोइन अपनी पॉकेट में डाल के कार से वॉलेस के घर जाने लगता है। उसके घर जाके विंसेंट वॉलेस की वाइफ मिया से मिलता है, जो पहले ही कोकेन स्निफ करके हाई होती है। मिया रेडी होके विंसेंट की कार में बैठती है और वो उसे एक क्लब में लेके जाता है, क्योंकि वॉलेस ने उसे बताया होता है कि मिया को ऐसी जगहें जाना पसंद है। उस क्लब में एक रिजर्व्ड सीट लेने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहां विंसेंट अपने प्रोफेशन के बारे में उसे कुछ नहीं बताता, पर मिया उसे अपने फील्ड मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के बारे में बताने लगती है। कुछ देर बाद उस क्लब के ओनर्स कपल्स के लिए एक डांस कंपटीशन अनाउंस करते हैं, जिसे जीतने वाले को एक ट्रॉफी मिलेगी और मिया विंसेंट से डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है। विंसेंट को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर मिया उसके बॉस की बीवी होती है और विंसेंट किसी भी हालत में उसे नाराज नहीं कर सकता, इसलिए वो मान जाता है। इसके बाद दोनों स्टेज पे जाते हैं और अपनी पसंद का म्यूजिक लगवा के डांस करने लगते हैं। नशे में ये लोग बेहद ही शानदार डांस करते हैं, जो सबको पसंद आता है और ये दोनों वो कंपटीशन जीत जाते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगती है और अपने घर वापस आने के बाद मिया विंसेंट से फ्लर्ट करने लगती है। वो वॉशरूम में जाता है और मिरर के सामने खड़े होके सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका मन मिया के और क्लोज आने का होता है, पर साथ में उसे ये डर भी होता है कि ऐसा करने पर क्या हो सकता है, क्योंकि वो वॉलेस की पत्नी है।
तभी हम बाहर मिया को देखते हैं जो घर के ड्राइंग रूम में विंसेंट के वॉशरूम से आने का वेट कर रही होती है और उसने विंसेंट का वो कोट भी पहना होता है। उसे कोट की पॉकेट में से विंसेंट की वो हेरोइन मिलती है जिसे शाम को उसने इंजेक्शन से लिया था, पर मिया को लगता है कि ये कोकेन है और वो हमेशा की तरह उससे पाउडर की लाइन बना के उसे नाक से स्निफ कर लेती है और कुछ ही देर में उसकी नाक में से खून आने लगता है और वो जमीन पे गिर जाती है और उसके मुंह में से झाग भी बाहर आने लगता है। वॉशरूम से बाहर आके विंसेंट मिया की हालत देखता है और फौरन उसे अपनी कार में डाल के बाहर भागता है। वो मिया को लेके हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि ड्रग्स की वजह से ये एक पुलिस केस बन सकता है जिसमें उसका और वॉलिस का नाम आ जाएगा और अगर मिया को कुछ हुआ तो वॉलिस विंसेंट के टुकड़े करवा देगा। इसलिए वो तुरंत लैंस को कॉल करता है जिसने उसे वो हेरोइन दी थी और बोलता है कि मैं अभी तेरे घर आ रहा हूँ। लैंस अपने घर में अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ होता है और वो विंसेंट को यहाँ आने के लिए मना भी करता है, पर विंसेंट उसकी बात नहीं सुनता और लैंस के घर पहुंच जाता है। विंसेंट मिया को अपनी कार से बाहर लाता है पर वो अनरिस्पॉन्सिव हालत में जमीन पे गिर जाती है और लैंस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इस लड़की की हार्ट बीट रुक चुकी है। पर विंसेंट उससे कहता है कि अगर ये मर गई तो कल सुबह हम सब भी उसके बॉस वॉलिस के हाथों मारे जाएंगे और ये दोनों मिया को घर के अंदर लाके रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। लैंस कहता है कि हमें इसे एंटी ड्रग का इंजेक्शन देना पड़ेगा ठीक इसके दिल के अंदर ताकि इसकी हार्ट बीट शुरू हो सके और वो इंजेक्शन तैयार करता है, पर इसी में भी मिया को वो इंजेक्शन देने की हिम्मत नहीं होती और लैंस भी इस काम के लिए मना कर देता है। फाइनली विंसेंट वो इंजेक्शन सीधा मिया की चेस्ट में घुसा देता है जो ठीक उसके हार्ट में लगता है और मिया चिल्लाती हुई होश में आ जाती है, जो देख के विंसेंट चैन की सांस लेता है। इसके बाद विंसेंट मिया को कार में बिठा के घर ड्रॉप करता है और वो रास्ते में ज्यादा बात नहीं करती। मिया को घर छोड़ते हुए विंसेंट उससे कहता है कि आज रात जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाना और कभी ये सब वॉलिस को मत बताना, और मिया प्रॉमिस करती है कि वो वॉलिस से कभी कुछ नहीं कहेगी और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उस बॉक्सर बुच की लाइफ का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो कुछ 6-7 साल का है और उसके घर यूएस एयरफोर्स का एक कैप्टन उससे मिलने आता है और उसे उसकी फादर की एक रिस्ट वॉच देता है। वो कहता है कि ये कोई आम घड़ी नहीं बल्कि ये वॉच तुम्हारे दादा की थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से वापस आने के बाद इसे तुम्हारे फादर को दिया था और तुम्हारे फादर ने इसे वियतनाम वॉर में मरने से पहले मुझे दिया था ताकि मैं इसे तुम तक पहुंचा सकूं और हमेशा इसे संभाल के रखना। और इसी फ्लैशबैक को याद करते हुए हम बुच को देखते हैं जो बेहद नर्वस है और अभी बॉक्सिंग रिंग से बाहर आया है। वॉलिस का एक आदमी उसे बताता है कि तेरे मना करने के बाद भी बुच वो फाइट जीत गया और उसने अपने ओपोनेंट को इतना मारा कि उसकी रिंग में ही मौत हो गई। जो सुन के वॉलिस नाराज होता है क्योंकि उसने ये फाइट हारने के लिए बुच को काफी पैसे दिए थे और बुच ने जिस ओपोनेंट को हराया है उस पर वॉलिस ने काफी बड़ी बेट लगाई थी, जो सारे पैसे वो बुच की वजह से हार चुका है। वो अपने सभी आदमियों को बुच के पीछे लगा देता है और उसे मिलते ही मार देने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद हम बुच को देखते हैं जो बॉक्सिंग मैच खत्म होते ही एरेना से भाग निकला और अब एक टैक्सी में है जिसकी ड्राइवर एक लड़की है। वो लड़की बुच को पहचान जाती है क्योंकि वो वही फाइटर है जिसने आज बॉक्सिंग रिंग में अपने ओपोनेंट फाइटर को मारा है, और थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसे एक मोटल के बाहर ड्रॉप करती है और बुच वहां से अपने रूम में चला जाता है। बुच के रूम में पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड फैबियन उसका वेट कर रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बुच इस सब की प्लानिंग पहले से ही कर रहा था और उसने फैबियन को कह के अपने ऊपर बेट्स लगवाई थी क्योंकि उसे पता था कि आज का मैच वही जीतेगा। फैबियन पहले ही बुच का सारा जरूरी सामान और पासपोर्ट लेके यहाँ आ चुकी होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब वॉलिस के आदमी उसे ढूंढते हुए उसके घर जरूर जाएंगे, पर उससे पहले ही ये दोनों बैटिंग का पैसा लेके कल सुबह अमेरिका छोड़ के भाग जाएंगे। अगली सुबह जब बुच सो के उठता है तब वो रेस्टलेस सोने लगता है क्योंकि उसके सामान में उसके फादर की वो रिस्ट वॉच नहीं होती और फैबियन उसके सामान के साथ वो वॉच लाना भूल गई है। बुच के लिए वो घड़ी बेहद मायने रखती है और वो गुस्से में चीखने लगता है और अपने रूम का टीवी भी तोड़ डालता है। थोड़ा शांत होने के बाद बुच फैबियन से उसकी कार की चाबी मांगता है और कहता है कि मैं अपने घर जाके वो रिस्ट वॉच लेके आऊंगा क्योंकि उसके बिना मैं देश नहीं छोड़ सकता। वो फैबियन की कार से ड्राइव करते हुए अपने घर जाता है, ये जानते हुए भी कि वॉलिस के आदमी उसे ढूंढ रहे होंगे।
उसे अपने घर के बाहर और आसपास वॉलेस का कोई आदमी नजर नहीं आता और वो छिपते हुए पीछे के दरवाजे से अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और उसे अपने फादर की वो रिस्ट वॉच भी मिल जाती है। पर बाहर जाते हुए वो देखता है कि उसकी किचन की शेल्फ पे साइलेंसर लगी एक गन मशीन पड़ी है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि उसके घर में इस वक्त कोई और भी है जो उसे मारने आया है और वो उस गन को उठा लेता है। तभी उसे वॉशरूम में से फ्लश की आवाज आती है, जो सुन के वो गन को वॉशरूम की तरफ पॉइंट करता है और विंसेंट उसमें से बाहर आता है और बुच बिना किसी वार्निंग के उसे गोलियों से भून डालता है। विंसेंट को मारने के बाद बुच उस गन से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और बिल्कुल नॉर्मली वॉक करता हुआ अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। बुच कार स्टार्ट करके वापस मोटल की तरफ जाने लगता है, पर एक ट्रैफिक सिग्नल पे उसे रोड क्रॉस करते हुए वॉलेस दिखाई देता है और वॉलेस भी उसे देख के रुक जाता है। बुच को पता होता है कि वॉलेस उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और विंसेंट की तरह ही उसके पीछे और किलर्स भेजेगा, इसीलिए वो अपनी कार से उसे टक्कर मार के उड़ा देता है और फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है। पर तभी दूसरी डायरेक्शन से आ रही एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर से वॉलेस नहीं मरता और काफी इंजर्ड हो जाता है और वो अपनी गन निकाल के खुलेआम बुच पर फायरिंग करने लगता है, जो गोली एक लेडी को लगती है और बुच अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है। बुच भागते हुए एक पॉन शॉप में घुस जाता है और वहां के ओनर से हेल्प मांगता है, जब वॉलेस भी उसके पीछे वहां आता है और बुच वॉलेस को पीट पीट के बेहोश कर देता है। पर उस शॉप का ओनर उन दोनों पे ही अपनी शॉट गन पॉइंट करता है और बुच को मार के बेहोश करने के बाद अपने भाई को कॉल करता है। वॉलेस और बुच की जब आंख खुलती है तब वो दोनों उस शॉप के नीचे बने एक बेसमेंट में चेयर से बंधे होते हैं और उस शॉप के ओनर ने अपने भाई को भी बुला लिया होता है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। इन दोनों ने पहले से ही यहाँ एक आदमी को अजीब से कपड़ों में किसी जानवर की तरह चेनों से बांध के रखा होता है और अब ये रिवील होता है कि ये दोनों भाई साइको हैं, जो ऐसे ही लोगों को कैद करके उनके साथ अजीब हरकतें करते हैं और बाद में उन्हें मार डालते हैं। अब तक ये दोनों एक ही रूम में बंधे होते हैं, पर ये दोनों भाई वॉलेस को साथ वाले रूम में लेके जाते हैं, जहाँ ये दोनों बारी बारी से उसके साथ गलत करते हैं। बुच समझ जाता है कि वो दोनों उसके साथ भी यही करेंगे, इसीलिए वो किसी तरीके से अपने हाथ खोल लेता है और अपने सामने बंधे उस कैदी को मार के बेहोश कर देता है और वहां से भाग निकलता है। ऊपर आके जब बुच उस शॉप से बाहर निकल रहा होता है तब उसे वॉलेस के चीखने की आवाजें आती हैं। भले ही वॉलेस कुछ देर पहले उसे मारना चाहता था, पर अभी जो नीचे उसके साथ हो रहा होता है वो इनह्यूमन होता है और वो डिसाइड करता है कि वो वॉलेस को छोड़ के नहीं जाएगा। उसकी नजर उस शॉप में टंगी एक सामुराई तलवार पर पड़ती है और वो बिना आवाज करे उस तलवार के साथ वापस नीचे आता है। बुच धीरे से उस रूम का दरवाजा खोलता है जिसमें वॉलेस होता है और अंदर का नजारा देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि उन दोनों में से एक वॉलेस को अब्यूज कर रहा होता है और बुच उस तलवार से उनमें से एक आदमी पे हमला करता है और इससे पहले कि वो दूसरे आदमी पे तलवार चलाए, वॉलेस उनसे छूट के एक शॉटगन से उसका प्राइवेट पार्ट उड़ा देता है। बुच वॉलेस से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर वॉलेस कहता है कि आज जो हुआ उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वो बुच से कहता है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है और मैं अपने पूरे गैंग को यहाँ बुलाने वाला हूँ, जो अब इसके साथ कुछ बेहद गलत करने वाले हैं, इसीलिए तू अब ये शहर छोड़ के भाग जा और तूने जो आज यहाँ देखा है इसके बारे में कभी किसी से कोई बात मत करियो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मेरा कोई आदमी कभी तेरे पीछे नहीं आएगा। बुच वहां से बाहर आता है और बाहर खड़ी उन साइको भाइयों की एक बाइक लेके फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है और मोटेल पहुंच के फेबियान को नीचे बुलाता है। फेबियान उससे पूछती है कि मेरी कार कहाँ है, पर बुच कहता है कि मेरे पास कुछ भी समझाने का टाइम नहीं है और हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद वो दोनों बाइक से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब ये कहानी एक दिन पीछे जाती है, जब विंसेंट जिंदा था और वो और जूल्स वॉलेस का वो सूटकेस लेने उस अपार्टमेंट में आए थे, जहां ब्रीफकेस मिलने के बाद इन्होंने कुछ लड़कों को मार डाला था। पर इन दोनों को नहीं पता होता कि उसी अपार्टमेंट के एक रूम में एक और लड़का रिवॉल्वर के साथ छुपा हुआ है और अपने साथियों के मरने के बाद वो बाहर आता है। वो लड़का बाहर आते ही रिवॉल्वर की सारी 6 गोलियां उन दोनों पे चलाता है, जिनमें से एक गोली भी उन्हें नहीं लगती, जो देख के वो पहले तो शॉक होते हैं और फिर उस लड़के को शूट करके मार देते हैं। यहाँ हम मार्विन नाम के उस ब्लैक लड़के को देखते हैं जिसे इन दोनों ने नहीं मारा, क्योंकि ये लड़का छुप के वॉलेस के लिए काम कर रहा था और इसी ने वॉलेस को इस जगह के बारे में इन्फॉर्म किया था।
पर जूल्स का दिमाग इस वक्त आउट होता है और वो दीवार पे लगी गोलियों को देखता है और विंसेंट से कहता है कि इतने क्लोज रेंज से गोलियों से बचना एक चमत्कार है और मैंने चर्च में पढ़ा था कि ऐसे चमत्कारों को डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, जिसका मतलब ये भगवान का दिया हुआ हमारा दूसरा जन्म है और हमें अब वॉयलेंस से दूर हो जाना चाहिए। विंसेंट और जूल्स मार्विन और उस ब्रीफकेस के साथ कार से वॉलिस के पास जाने लगते हैं और जूल्स ड्राइव करते हुए फिर वही बातें करने लगता है और कहता है कि मैं आज ये ब्रीफकेस वॉलिस को देने के बाद इस धंधे से रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान बार बार चमत्कार नहीं करते। पर विंसेंट को उसकी छोरी पे भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि हमारा बचना कोई चमत्कार नहीं था। वो पीछे मुड़ के मार्विन से भी उसकी राय पूछता है, पर मार्विन से बात करते हुए वो भूल जाता है कि उसकी गन की मजल उसकी तरफ है और गलती से उससे गोली चल जाती है और मार्विन मारा जाता है। मार्विन का खून और उसके ब्रेन के टुकड़े पूरी गाड़ी में फैल जाते हैं और अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऐसी खूनी हालत में और बैक सीट पे मार्विन की डेड बॉडी के साथ ये रोड पे ड्राइव नहीं कर सकते। पुलिस और विटनेसेस से बचने के लिए जूल्स अपने एक फ्रेंड जिमी के घर जाने लगता है, जो यहीं पास में रहता है, और ये जिमी के पार्किंग लॉट में अपनी कार खड़ी कर देते हैं। जिमी जूल्स के भरोसे का आदमी होता है, पर वो कहता है कि 1 घंटे में मेरी वाइफ अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर आएगी और उसके यहाँ आने से पहले तुम्हें वो कार और डेड बॉडी गायब करनी होगी, वरना वो पुलिस बुला लेगी। अब ये दोनों हेल्प के लिए वॉलिस को कॉल करते हैं और उसे सारी सिचुएशन समझाते हैं और वॉलिस इनकी हेल्प के लिए विंस्टन उर्फ वुल्फ नाम के एक आदमी को जिमी के घर भेजता है। वुल्फ एक प्रोफेशनल क्लीनर होता है जो एविडेंस गायब करने में माहिर होता है और वो वहां आके उस कार और उसके अंदर मार्विन की लाश को देखता है। वुल्फ इन दोनों से ही सारा काम करवाता है और मार्विन की लाश को कार की डिग्गी में डलवाने के बाद वो इनसे कार की सफाई करवाता है और कार में नए सीट कवर्स लगाने के बाद वो इनके खून में सने कपड़े भी ले लेता है और जिमी के गार्डन में ही इन्हें नहलाता है और जिमी इन्हें अपनी 2 टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स पहनने के लिए देता है। इसके बाद वुल्फ इनके साथ उस कार को लेके एक जंकयार्ड में जाता है जहां पुरानी कार्स कटने के लिए आती हैं और वुल्फ वो कार एक लड़की को दे देता है जो उस कार और लाश को हमेशा के लिए गायब कर देगी। और वुल्फ से विदा लेके फाइनली ये दोनों एक डाइनर में कुछ खाने आते हैं। ये वही डाइनर है जिसे हमने मूवी की बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, जहां पंपकिन और हनीबन नाम के वो रॉबर कपल भी खाना खाने आए हैं। यहाँ भी जूल्स वही बात करता है और विंसेंट से कहता है कि मैं अपना मन बना चुका हूँ और आज से ही मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। और विंसेंट समझ जाता है कि अब उसे इस प्रोफेशन में कोई नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा और वो वॉशरूम चला जाता है। तभी पंपकिन और हनीबन चिल्लाते हुए सबको हथियार दिखाते हैं और कहते हैं कि वो इस डाइनर को लूट रहे हैं और जो भी उनके रास्ते में आएगा वो उसे शूट कर देंगे। सभी कस्टमर्स की तरह जूल्स भी चुपचाप अपना वॉलेट और सारा पैसा पंपकिन को दे देता है, पर पंपकिन जूल्स से वॉलिस का वो ब्रीफकेस भी मांगता है और जूल्स उसे समझाता है कि ये ब्रीफकेस किसका है और वो कौन है, पर उसके ना मानने पर वो अपनी गन निकाल के पंपकिन की गर्दन पे लगा देता है। विंसेंट भी वॉशरूम से बाहर आके हनी बन को गन पॉइंट पे ले लेता है और जूल्स पंपकिन को अपने सामने बिठाता है। वो कहता है कि तुम दोनों बेहद लकी हो, क्योंकि अगर हम किसी और दिन मिले होते तो अब तक तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की लाश जमीन पे पड़ी होती, पर आज से मैंने वॉयलेंस ना करने का फैसला लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और पंपकिन डर के मारे जूल्स का वॉलेट और कैश उसे वापस करने लगता है, पर वो कहता है कि अगर तुमने रॉबरी करी है तो उसे पूरा करो और सारा लूट का सामान लेके निकल जाओ। और पंपकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो पैसा और वॉलेट्स लेके डाइनर से बाहर चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद जूल्स और विंसेंट भी ब्रीफकेस लेके वॉलिस के बार में जाने लगते हैं और इसके आगे की सारी कहानी हम पहले ही देख चुके हैं। ऐसी ही एक और क्लासिक क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही किसी भी वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।